वहाँ रहते हैं तो उनके समर्थक भी जान रहे हैं कि उसे सम्मान ही नहीं है। महागठबंधन थोड़ा सा अस्वस्थ हुआ है, वो दिल्ली जा रहे हैं और आपको पता है कि सब डॉक्टर दिल्ली में है, तो वहाँ पे बेहतर उपचार हो जाएगा। नमस्कार, न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। बिहार में सीट शेयरिंग पर मचे संग्राम में एनडीए में सीटों का बंटवारा तो हो गया, लेकिन सीट बंटवारे पर सहयोगियों की नाराजगी या उनका दर्द खुलकर सामने आ गया। एनडीए में जीतन राम मांझी की पार्टी हम और उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम को सिर्फ 6 सीटें मिली तो दोनों ही दलों के मुखिया का दर्द छलक उठा। जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा दोनों ने अपनी नाराजगी भी जाहिर की और इसी नाराजगी के बीच में आज पटना में होने वाली एनडीए की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी टाल दी गई। इधर महागठबंधन में भी सीट बंटवारे को लेकर टेंशन बरकरार है या फिर कह सकते हैं कि बढ़ गई है। जब वीआईपी अध्यक्ष मुकेश सहनी ने महागठबंधन को बीमार तक बता दिया, उन्होंने कहा कि इलाज दिल्ली में होगा क्योंकि डॉक्टर वहीं पर बैठते हैं। हालांकि इन सबके बीच महागठबंधन की मुश्किलें तब और ज्यादा बढ़ गईं जब आईआरसीटीसी घोटाले केस में लालू परिवार पर धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार के आरोप दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने तय कर दिए। अब इससे सियासी गलियारे की तपिश भी बढ़ चुकी है। बीजेपी ने घोटाले और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आरजेडी को घेर लिया है। तेजस्वी ने इसको लगे हाथ साजिश करार दिया। हालांकि इन सब सवालों के बीच में लालू परिवार पर लगे भ्रष्टाचार और घोटाले का चुनाव पर कितना असर होगा? क्या बिहार चुनाव में भ्रष्टाचार और घोटाला बड़ा मुद्दा बन जाएगा? इन तमाम सवालों पर खास मेहमानों के साथ हम चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले तो रिपोर्ट देंगे। महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर मंथन, सहयोगियों के टशन और जीत के जतन के बीच आरजेडी की टेंशन तब बढ़ने लगी जब दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू परिवार पर आईआरसीटीसी घोटाले में आरोप तय कर दिए। आईआरसीटीसी घोटाले पर कोर्ट ने लालू यादव से कहा, आपने षड्यंत्र रचा, आपने लोक सेवक के रूप में अपने पद का दुरुपयोग किया, टेंडर प्रोसेसिंग में दखल दिया और टेंडर हासिल करने की शर्तों में हेराफेरी की गई। आपने कोचर से जमीन के टुकड़ों की कम कीमत पर खरीद की साजिश रची और बाद में इन जमीनों पर प्रभावी नियंत्रण राबड़ी और तेजस्वी को हस्तांतरित करने के लिए अन्य आरोपियों के साथ मिलकर साजिश रची गई। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू, राबड़ी और तेजस्वी यादव के खिलाफ अपने आदेश में कड़े शब्दों का प्रयोग किया और साफ कर दिया कि लालू पर भ्रष्टाचार, आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी का केस चलेगा। वहीं राबड़ी और तेजस्वी पर धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश के आरोप लगे। यह मामला 2004 से 2009 के दौरान लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्री रहने के समय का है। आरोप है कि उन्होंने रेल मंत्रालय के अधीन आईआरसीटीसी के 2 होटलों, पीएनआर होटल रांची और पुरी होटल ओडिशा के रखरखाव और सुधार के ठेकों के आवंटन में भ्रष्टाचार किया। लालू ने इन ठेकों को अपनी पत्नी राबड़ी देवी के स्वामित्व वाली कंपनी सुजाता होटल्स प्राइवेट लिमिटेड को अनुचित रूप से दिलवाया। इसके बदले कंपनी ने लालू के परिवार को फायदा पहुंचाया। इन ठेकों में पारदर्शिता की कमी और पक्षपातपूर्ण आवंटन का आरोप है। लेकिन इन आरोपों को लेकर जब कोर्ट ने मुकदमा चलाने को कहा तो लालू के छोटे लाल यानी तेजस्वी का बड़ा बयान सामने आया कि अब चुनाव आया है तो इस तरह की चीजें होंगी, लेकिन फिर भी न्यायालय का हम लोग सम्मान करते हुए हम बस इतना ही कहना चाहते हैं कि हम लोग हमेशा से लड़ते आए हैं और आगे भी लड़ेंगे और तूफानों से लड़ने में मजा ही कुछ और है। तो भ्रष्टाचार करेगा, आरोप तो उसी पे तय होगा ना। आईआरसीटीसी मामले में पूरा लालू परिवार सम्मिलित है और यह भ्रष्टाचार से बिल्कुल बिहार बदनाम हुआ है। ऐसे भी लालू परिवार पूरा भ्रष्टाचार के लिए, घोटाला के लिए, परिवारवाद के लिए बदनाम है। एक और आईआरसीटीसी केस में कोर्ट की सख्त टिप्पणी ने आरजेडी नेताओं की मुश्किलें बढ़ाई तो दूसरी ओर सीट बंटवारे पर महागठबंधन में टेंशन तब बढ़ने लगी जब डिप्टी सीएम का पद और 40 सीटों की मांग पर अड़े वीआईपी अध्यक्ष मुकेश सहनी ने सीट शेयरिंग के मसले पर महागठबंधन को अस्वस्थ बता दिया। जो कह रहे हैं वो थोड़ा सा सही है।
महागठबंधन थोड़ा सा अस्वस्थ हुआ है तो दिल्ली जा रहे हैं और आपको पता है कि सब डॉक्टर दिल्ली में है तो वहाँ पे बेहतर उपचार हो जाएगा और स्वस्थ होकर हम लोग पटना लौटे। मुकेश सहनी के इस बयान से सवाल खड़े हुए कि क्या महागठबंधन में ऑल इज वेल नहीं है? क्या सीट शेयरिंग का संकट बरकरार है? मुकेश सहनी के दिल्ली में इलाज वाले बयान के मायने क्या हैं? इन सवालों के बीच बताया जा रहा है कि दिल्ली में राहुल गांधी के साथ मिलकर तेजस्वी सीट शेयरिंग का संकट सुलझाएंगे, सीट बंटवारे का फाइनल फॉर्मूला तैयार करेंगे, सहयोगियों को मनाएंगे। हालांकि इधर एनडीए ने कई दौर के महामंथन के बाद सीटों की गुत्थी सुलझा ली, जिसका निचोड़ निकला कि बीजेपी 101, जेडीयू 101, चिराग पासवान की एलजेपी R29 और जीतन राम मांझी की HAM और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी RLM 6-6 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। दावा किया गया कि सभी सहयोगियों की सहमति से यह फैसला लिया गया, लेकिन तमाम दबाव के बावजूद सिर्फ 6 सीटें मिलने पर जीतन राम मांझी का दर्द छलक उठा कि जहां 2 लोकसभा का सीट कहा गया था और फिर कहा गया था कि एक राज्यसभा का सीट देंगे, लेकिन मिला 1 लोकसभा का सीट। हम संतुष्ट हुए, कहीं कोई मुंह नहीं फटफटाए। उसी प्रकार से यहाँ हमारी मांग 15 थी और उसके बाद वो लोग 6 दिए हैं। मन में दुख तो जरूर है। जीतन राम मांझी के अलावा RLM के मुखिया उपेंद्र कुशवाहा ने भी सिर्फ 6 सीट मिलने पर अपनी नाराजगी खुलेआम जाहिर कर दी। उन्होंने अपने दर्द को सोशल मीडिया के जरिए सामने रखा। उपेंद्र कुशवाहा ने लिखा, आज बादलों ने फिर साजिश की, जहां मेरा घर था वहीं बारिश की। अगर फलक को जिद है बिजलियां गिराने की, तो हमें भी जिद है वहीं पर आशियां बसाने की। इससे पहले उपेंद्र कुशवाहा ने अपने समर्थकों के नाम दिए संदेश में भी कहा था, आपके मन के अनुकूल सीटों की संख्या नहीं हो पाई। ऐसे में सवाल है कि क्या उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी सिर्फ 6 सीटें मिलने से नाराज हैं? क्या दोनों की नाराजगी चुनाव में एनडीए को भारी पड़ेगी? और सवाल ये भी कि आखिर महागठबंधन में शेयरिंग का ऐलान कब होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। बहरहाल तो गठबंधन से लेकर एनडीए गठबंधन दोनों जगहों पर कुछ न कुछ दिक्कतें जरूर हैं। कहीं दर्द है और कहीं बीमारी है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उनसे मैं आपको तारुफ कराता हूं। चर्चा में आगे बढ़ते हैं। जीवन कुमार हैं एमएलसी बीजेपी के हमारे साथ, बहुत स्वागत है जीवन जी आपका। निखिल कुमार हैं प्रवक्ता कांग्रेस के, बहुत स्वागत है निखिल जी आपका। प्रियदर्शी रंजन है राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ, बहुत स्वागत है प्रियदर्शी आपका। और कैप्टन राजीव रंजन है प्रवक्ता जन स्वराज पार्टी से, बहुत स्वागत है कैप्टन राजीव रंजन आपका। सबसे पहले जीवन जी शुरुआत में आपसे कर रहा हूं, यहां पर महत्वपूर्ण था कि आज सब कुछ तय हो गया था, लेकिन उसी बीच में दर्द भी छलक गया छोटे दलों का, और उसके साथ साथ आपकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो भी टल गई। क्या है मामला? देखिए, ऐसा है कि पार्टी में बहुत सारी चीजें होती है। पार्टी में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है तो उसके पीछे जो है बहुत सारी चीजें होती है। बहुत सारी चीजों पर कुछ चीजों पर कंफ्यूजन था, लेकिन ऐसा नहीं है। सब दल आपस में, सभी जितने भी दल हैं, हम लोग सब एक साथ एकजुट हैं और कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। और एकजुट होकर हम लोग जो है बिहार जीतने के लिए कृत संकल्पित हैं। हाँ, थोड़ा मामला कुछ रहता ही है और वो भी जो है सुलझ जाएगा, ऐसा नहीं है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। थोड़े समय के बाद जो है, कुछ समय और जो है आप इंतजार कीजिए। हम लोग का सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, कहीं से कोई दिक्कत आपको सामने नजर नहीं आएगी। हम लोग महागठबंधन की तरह जो राज चल रही है वैसी स्थिति हमारे सामने आपको दिखाई नहीं पड़ेगी। और हम लोग पहले भी कह चुके हैं, सब लोग एक साथ मिलकर हम लोगों ने बता भी दिया है कि हम लोगों में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा है कि सब लोग की इच्छा होती है कि हम जो है लगातार अपने आप को बड़ा दल बनाएं, लेकिन कुछ मजबूरियां भी होती है समाज में। ऐसे कई चीजें होती हैं जिसमें कि आपको जो है कहीं कहीं एडजस्ट करना पड़ता है। वहां पर हमारी भी मजबूरियां हैं, वहां पर उनकी भी मजबूरियां हैं, तो सबको मिला जुला के चलना पड़ता है। सब घर में जो है एक साथ, बड़े भाई छोटे भाई या सब भाई मिलकर हम लोग एक साथ संकल्पित हैं कि हम लोग को हर हाल में एनडीए सरकार बनानी है। और इस बार जो है, इस बार का चुनाव जो है 2010 के चुनाव से बेहतर दिखाई पड़ेगा, निश्चित रूप से ऐसा हम लोग संकल्पित हैं। नहीं, आपके संकल्प पर कोई शंका नहीं है, लेकिन कुछ मजबूरियां ऐसी हैं। वो कौन सी मजबूरियां हैं कि छोटे दलों को ही आपने इतना दर्द दे दिया? क्योंकि चिराग को तो आपने बहुत कुछ दे दिया, लेकिन जिन लोगों ने कहा था कि भाई अगर आप एक भी नहीं देंगे उसके बाद भी हम पार्टी के साथ, संगठन के साथ या घटक दल के तौर पर आपके गठबंधन के साथ बने रहेंगे, उनका दर्द छलक गया है। उस दर्द का इलाज भी आपको ही करना है। हो सकता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस इसीलिए थोड़ा सा आपने विलंब कर दिया कि कहीं पहले ही कुछ और ना हो जाए, लेकिन आप कह रहे हैं कि नहीं, दृढ़ संकल्पित है और साथ में एक अच्छा परिणाम भी आएगा, तो उसके लिए शुभकामना आपको। आप सभी हमारे साथ बने रहिए। मेरे सहयोगी नील कमल भी पटना से हमारे साथ जुड़ गए। नील कमल, जो इलाज है महागठबंधन का, क्योंकि वो बीमार हो गया है, उसका होना है इलाज दिल्ली में, लेकिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी पटना में वो टल गई।
जीवन बाबू हमारे साथ हैं, वो कह रहे हैं नहीं कि कुछ कुछ होता रहता है, ये कुछ कुछ छोटे दलों के साथ ही क्यों होता है? बड़े भाइयों ने इतना दर्द क्यों दे दिया उन दो दलों को जो कम सीटें पहले से ही मांग रहे थे, उसमें भी कटौती कर दी? नहीं देखिए, ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीजें। एक मिनट जीवन बाबू, नीलकमल से सवाल है, मेरे सहयोगी सवाल है। बिल्कुल, देखिए ये छोटे दल जो है वो उनका जो है एक उनकी ये अपेक्षा रहती है कि बड़े दल उनको कुछ ज्यादा सीटें देंगे, चाहे कोई भी गठबंधन हो, एनडीए हो चाहे महागठबंधन हो। एनडीए में भी वही हाल है, महागठबंधन में भी वही हाल है। तो एक होती है, उनकी इच्छा होती है कि ज्यादा सीटों पे हम चुनाव लड़े, ताकि सरकार बनने के बाद जब मंत्रिमंडल का निर्माण होगा तो उसमें हम अपनी उपस्थिति ज्यादा से ज्यादा संख्या में करा सके। ये एक उनकी अपेक्षा रहती है। लेकिन छोटे दलों का जो ग्राउंड होता है, जितना उनका बेस होता है, उसी के अनुसार बड़ी पार्टियां जो है वो तय करती है कि किस तरह का उनका बेस है, कितना वोट बैंक है उनका, क्या अगर उनको ज्यादा सीटें दी जाए तो वहां पर क्या वो सीट बर्बाद हो जाएगी, वहां जीत पाएंगे कि नहीं, ये सारे आकलन किए जाते हैं। उसके बाद ही छोटे दलों को टिकट दिए जाते हैं। तो ऐसे में आकलन अपनी अपनी पार्टियां जो है, बड़ी पार्टियां महागठबंधन में चाहे एनडीए में, वो दोनों अपने एक तरह से आकलन करती हैं। उसी में एक प्रेशर पॉलिटिक्स होता है कि हम निकल जाएंगे या फिर हम दूसरा ऑप्शन मेरा तैयार है। ये इस टाइप की जो है धमकियां दोनों तरफ से दी जाती हैं। तो इसी को देखते हुए मैनेज किया जाता है। तो यही है कि महागठबंधन में अभी भी पेच फंसा हुआ है, चूंकि भी देखिए एनडीए की आज 4 बजे पीसी होनी थी, संयुक्त ज्वाइंट पीसी होनी थी वो। तो ऐसे में आज भी पीसी उनका नहीं हो पाया, टल गया है। अभी दिलीप जायसवाल से जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि जब एनडीए की जो पीसी जो है वो ज्वाइंट पीसी वो कल होगी अब, यानी कल जो है एनडीए के तमाम घटक दल के नेता बैठेंगे और वो बताएंगे कि किन सीटों पर उनके उम्मीदवार उतर रहे हैं। 243 सीटों का एक साथ पटाक्षेप कर देंगे और 15 तारीख से 18 तारीख तक उन लोगों का नामांकन का कैंपेन चलेगा। हर जिले में बिहार को 4 भागों में बांटा गया है। 4 भाग में बांट करके 15 से 18 तक में दोनों फेज के जो नामांकन की प्रक्रिया है वो पूरी कर ली जाएगी। और इस दरमियान एनडीए शासित प्रदेश के ठीक है, नीलकमल हमारे साथ आप बने रहिए। मेरे सहयोगी नीलकमल जानकारी दे रहे हैं कि जो बीजेपी और घटक दलों की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वो अभी टल गई और कल की तारीख में शायद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और वहां पर ऐलान कल ही होगा। कमोबेश ये माना जा रहा था कि आज जब 4 बजे प्रेस वार्ता होगी तो वहीं पर किन किन लोगों को कैंडिडेट के तौर पर मैदान में उतारा गया, इसका खुलासा हो जाए। हालांकि एक विकल्प अभी भी बाकी है, जैसा चौंकाने वाला काम बीजेपी खासतौर पर करती है कि देर रात तक वो लिस्ट देती है, लेकिन नीलकमल ने कहा कि शायद अब ये कल तक साझा हो पाएगी। निखिल जी, भाई बीमार लोगों का इलाज दिल्ली में होता है, ऐसा कह के सैनी साहब निकले हैं अपने गठबंधन के लिए। इलाज सही चल रहा है? निखिल जी, मेरी आवाज जा रही है आप तक? हाँ भाई, सैनी साहब का कहना है महागठबंधन बीमार हो गया, इलाज कराने दिल्ली आए हैं और दिल्ली में बहुत सारे लोग पहले से भी हैं, तो इलाज सही चल रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि अभी कहीं पर कोई ये जो है उनका अपना एक मंतव्य है और स्वाभाविक रूप से कुछ चीजें अगर अटकी हुई हैं तो उनको सुलझाना जो है वो स्वाभाविक है। तो कुछ चंद चीजों पर डिस्कशन होनी है, उसके बाद चीजें अपने आप आपके सामने आ जाएंगी। तो उनका कहना अपने हिसाब से सही हो सकता है, लेकिन ऐसी कोई स्थिति है नहीं जहां तक मेरी जानकारी है उसमें। अच्छा ठीक है, नहीं आपकी जानकारी तो सही जानकारी होगी, मैं आप पे भरोसा करूंगा, लेकिन उनका तो आप लोग सुलझा लेंगे, अपना सुलझ गया आप लोगों का? निश्चित रूप से सब बैठेंगे, जब वरिष्ठ नेता बैठेंगे तो वो सुलझ जाएगा। इतना बड़ा कोई इशू है नहीं आपस में। सब लोग, आपने किसी का विरोधात्मक तो सब सुना नहीं है, सब लोग सकारात्मक हैं। जब सकारात्मक चर्चाएं हो रही हैं तो निश्चित रूप से उसका जो परिणाम होगा वो भी सकारात्मक होगा। अच्छी बात है, आप कह रहे हैं महत्वपूर्ण जो है, हाँ, क्या महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण ये है कि अभी इन लोगों ने, एनडीए के लोगों ने कहा कि हमारी सारी गुत्थियां सुलझ गई हैं, फिर भी ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका मतलब तो स्पष्ट है ना कि उनकी गुत्थियां सुलझी नहीं है, बस मीडिया के सामने इनका भौकाल बन रहा है, इसके अलावा कुछ हुआ नहीं है। अभी मीडिया के सामने तो आप भी बैठे हैं, भोकाल बनाने के लिए बैठे हैं। गजब बात कर रहे हैं निखिल जी, या हम चर्चा करने के लिए बैठे हैं कि भोकाल बनाने के बैठे हैं? उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस चल गया, इस पर आप खुश हो रहे हैं। आप यहाँ सीट बंटवारा तक नहीं हो पाया, इस पर आप बता नहीं पा रहे हैं।
आप कह रहे हैं कि उनका हम सुलझा देंगे। अरे आप 70 सीटों की मांग कर रहे हैं, पहले अपना तो सुलझा लीजिए। आप ठीक है बड़ी भूमिका में है और दिल्ली में वो लोग इलाज कराने आए हैं, शायद आप ही से आस लगाकर बैठे हुए हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि हाँ किसी भी गठबंधन में, चाहे वो महागठबंधन हो या एनडीए वाला गठबंधन हो, दोनों जगहों पर कमोबेश स्थिति सामान्य हो चुकी है। कुछ कुछ जगहों पर दिक्कतें हैं, चाहे वो एनडीए गठबंधन में हो या फिर महागठबंधन में, लेकिन आपके लिए 70 सीटों का फॉर्मूला अभी तक तय नहीं हो पा रहा है, जबकि आप सबसे बड़ी भूमिका में हैं। तो ये अंतर है एनडीए में और आप वाले गठबंधन में। वहां पर उन लोगों ने तय कर लिया, सीट घोषणा कर दी और उसके बाद दर्द छलका है। अभी तो आपका दर्द छलकना बाकी है, ये तो इलाज पहले ही शुरू हो गया। बहरहाल हाँ, कुछ कह रहे हैं आप निखिल भाई? कोई दर्द यहाँ पर है नहीं, वो सब कुछ निपट जाएगा। ऐसे होते हैं जो बताए नहीं जाते हैं, इलाज बाद में कराया जाता है। बहरहाल कोई बात नहीं, ठीक है राजू भाई। अब यहां पर सवाल यह है कि आप लोग सबसे एज में है, पहली सूची दूसरी सूची, दोनों सूची आप लोगों ने सबके सामने रख दी और तभी आपके नेता डंके की चोट पर, वो चाहे मीडिया के सामने हो या फिर जनता के बीच में, बार बार ये कह रहे हैं कि हम सबसे अव्वल हैं और जनता हमें विकल्प के तौर पर देख रही है। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि हाँ अव्वलता आपकी सूची में है, लेकिन उन्होंने ज्यादा मंथन कर लिया तो अव्वल वो हो जाएंगे, ऐसा वो मानकर बैठे हैं। इतना गठबंधन में क्यों तकरार हो रही है? दर्द भी छलक रहा है, इलाज की जरूरत भी पड़ रही है। दो बात है, पहले तो हम उनके गठबंधन की बात कर ले। तो उनकी गठबंधन में जो भी हो रहा है उसको देख के मुझको एक छोटी सी कहानी याद आती है। तो कहानी में क्या है कि 4-5 दोस्त हैं जो बैठे हुए हैं, एक थाली के चारों तरफ, इस थाली में खिचड़ी है, बीच में घी डाल दिया गया है। अब सब लकीर खींच रहे हैं जिसकी तरफ घी ज्यादा लुढ़क जाए, यही चल रहा है। समझे ना, ये गठबंधन जो है और कुछ नहीं, ज्यादा से ज्यादा घी अपनी तरफ खींचने का सारा एक्सरसाइज है जो पिछले कई दिनों से बिहार की जनता देख रही है, गरीब जनता देख रही है कि इन्हीं पर हमारा भविष्य टिका हुआ है। ये कि अब बहुत ध्यान से देख रही है, उनको हम बता भी रहे हैं कि देखो ऐसे ही ये लोग हैं जो कि अपना घी अपनी तरफ खींच रहे हैं और इन पे आप अपना भविष्य का दाव लगा रहे हैं। ये तो हुई एक बात। और दूसरी बात कि आपने हमसे कहा कि हम अव्वल हैं, ऑफ कोर्स अव्वल हैं। पहले हम लोगों ने 116 सीट का डिक्लेरेशन कर दिया और वहां वो अभी घी की खींचतान चल रही है, खिचड़ी की। तो और एक से एक धाकड़ उम्मीदवार हमारे हैं जो अच्छे छवि के हैं, अच्छे चरित्र के हैं, सामाजिक सेवक हैं, डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, यू नेम इट। तो उनपे तो भाई अब इन पर दबाव है। हम लोगों ने क्या कहा था कि व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं, हम सत्ता की बात नहीं कर रहे हैं। तो अब इन पर दबाव है, जैसा आपने कहा ना कि ये लोग अगर उससे भी अच्छा कैंडिडेट लाएंगे, वेरी गुड, मोस्ट वेलकम, आप लाइए, अच्छा कैंडिडेट लाइए। हमारे सूत्रधार ने तो यहां तक कहा है कि अगर हमारे कैंडिडेट से जनता को अब दूसरी पार्टी का कोई कैंडिडेट अच्छा मिलता है तो आप उसको जिताइए। बिहार जीतना चाहिए, व्यवस्था परिवर्तन अभी से शुरू हो गई, देख लीजिए आप, यही हमारा मकसद है और हम इसी पर काम करते जाएंगे। इलेक्शन आएगा जाएगा, इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस टू आवर मूवमेंट। नहीं, आप एक मामले में और भी अव्वल है कि नई पार्टी है ना, एक तरीके से नया नया विकल्प होता है, नया जोश भी होता है, नए लोग भी होते हैं, आरोप प्रत्यारोप भी कम होते हैं, दूसरों पर आप लोग लगा सकते हैं। हमने देखा है 10 साल पहले एक ऐसे ही नेता उभरे थे एक आंदोलन से, तब भी वो भी एकदम फ्रेश आए थे, बाद में धीरे धीरे 10 साल में क्या हश्र हो रहा है। लेकिन अभी चूंकि आप लोगों के एक नया विकल्प के तौर पर चुनाव है, उसमें आप लोग जा रहे हैं और अच्छी बात है कि आप लोगों ने अपने टिकट का जो बंटवारा किया सोच समझकर और पहले कर दिया, तो आपके पास इसमें भी एक नंबर हो, इसमें भी आपके पास एक टाइम हो अपने कैंडिडेट को और ज्यादा मजबूत करने के लिए। यह आपकी रणनीति हो सकती है, इस पर किसी को आपत्ति नहीं है। राजीव जी, प्रियदर्शी जी, भाई तमाम परिस्थितियों में इस बार मैं देख रहा हूं कि सबसे बड़ा जमावड़ा जो मीडिया का है वो बिहार में दिख रहा है। सोशल मीडिया पर मैं फोटो देखता हूं तो कई बार ताज्जुब होता है, इतना तो फिल्म स्टार के उसमें भी माइक आईडी नहीं लगी होती है जितना यहां पर यूट्यूबर से लेकर तमाम मीडिया चैनलों की माइक आईडी लगी हुई है। बिहार में नया प्रयोग चल रहा है और गठबंधन वाले और महागठबंधन वाले अपने यहां सीट तय नहीं कर पा रहे हैं। एक नई पार्टी कैंडिडेट की सूची सबसे ज्यादा अव्वल दर्जे पर लाकर आगे बढ़ चुकी है। बिल्कुल, जिस तरीके से चीजें हो रही हैं वो बिहार की राजनीति में अप्रत्याशित है। ऐसा कभी देखा नहीं गया था कि चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया हो और उसके बाद भी गठबंधन छोड़िए, कोई भी दल उसके पहले ही सीट अनाउंस कर देता था कमोबेश। अभी तो गठबंधन के बीच सीटों का ही फाइनलाइजेशन नहीं हुआ है। एक गठबंधन में फाइनलाइज हुआ है मामला, तो ये नहीं पता है कि कौन सी सीट किसके खाते में जा रही है, वहां पर भी देरी हो रही है। तो कुल मिलाकर के मामला ये है कि बिहार की राजनीति, चुनावी राजनीति अंतिम दिनों में बेहद गंभीर हो गई है।
बेहद दिलचस्प हो गया है। और फैसला मानो ऐसा हो रहा है कि जनता की अदालत में नहीं होना है, गठबंधन वाले आपस में टेबल पर बैठ करके ही कर लेंगे, चाहे वो महागठबंधन वाले हों चाहे एनडीए वाले हों, ये बैठ करके टेबल पर ही फैसला कर लेंगे कि सरकार किसकी बनेगी, कितनी सीटें आएंगी, और इतनी सीटें अगर इनको दे दी जाएंगी तो इतनी सीटें आ ही जाएंगी। इस तरीके की चीजें चल रही हैं दोनों गठबंधनों के भीतर। महागठबंधन के भीतर का जो रार है वो तो बड़ा हो गया है। मुकेश सहनी जो इलाज की बात कर रहे हैं, पता नहीं कौन सी दवाई वो लोग खा रहे हैं जो असर ही नहीं कर रहा है, और इतने दिन गुजर गए चुनाव आयोग की घोषणा के तिथियों के, और उसके बावजूद ये लोग एक टेबल पर बैठ करके ये तय नहीं कर पाए हैं कि किसको कितनी सीटें मिलेंगी, कितनी सीटें लड़ने को मिलेंगी, और गठबंधन की गांठें खुल रही हैं। भाकपा माले ने सीट अनाउंस करना शुरू कर दिया है कि फला सीट, उसमें घुसी है, उसमें डुमराव है, उसमें पालीगंज है, उसमें एक आध और सीटें हैं जहां पर भाकपा माले ने बिना किसी सहमति के, बिना किसी सीट घोषणा के, सीट शेयरिंग के टिकट बांटना भी शुरू कर दिया है। तो ये जो कुल मिलाकर के जो स्थिति है, एक तरफ मुकेश सहनी का बयान, दूसरी ओर भाकपा माले का एक तरीके से बागी तेवर, वो बता रहा है कि महागठबंधन के भीतर सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। और अगर आप आग लगी हो और कुआं खोदने की बात कर रहे हो तो आपकी स्थिति को समझा जा सकता है जी। आग लगी हुई है और महागठबंधन वाले कुआं खोद रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में उनकी स्थिति बेहद विचित्र बनी हुई है। क्या करेंगे चुनाव में पता नहीं। अभी इन लोगों के एंड से कई ऐसी चीजें हैं जिनका फैसला होना है। ये सीट फैसला करेंगे, सीट फैसले के बाद ये भी तय इनके यहाँ होना है कि उप मुख्यमंत्री के कितने चेहरे होंगे, मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी होंगे या नहीं होंगे, बड़ा सवाल बना हुआ है जी। मानो चुनाव से पहले ये चीजें होने मान करके चल रहे हैं कि जीत सुनिश्चित है। उस तरीके से इन लोगों की जो सोच है वो कहीं ना कहीं महागठबंधन को एज लेने से पीछे कर रहा है। एक जो होता है मनोवैज्ञानिक बढ़त, उस मामले में महागठबंधन पिछड़ चुकी है। शुरुआती एज उनको मिलता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि आपके पहलवान ही तय नहीं है, आपका सीट ही सुनिश्चित नहीं है, तो चीजें तो आपके खिलाफ जाएंगी। उसके लिए आप किसी को दोषी नहीं बता सकते, किसी को ये नहीं बता सकते कि फला पार्टी वाले हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा करके, गुमराह करके चीजों को खराब कर रहे हैं। आपकी स्थिति वाकई खराब है। अगर ये स्थिति है तो ये स्थिति एनडीए के लिए भी कही जा सकती है कि एनडीए में जिस तरीके से सीट बंटवारों को लेकर के सिर्फ उठौल हुआ, मान मनौवल के बाद हार्ड बार्गेनिंग हुई, वो चीजें सहज नहीं है। वो बता रहा है कि किस कीमत पर एनडीए टिकी हुई है, और ये अगर स्थिति बरकरार रही तो एनडीए, आप देख लीजिए, एक के बाद एक भारतीय जनता पार्टी या अन्य सहयोगी दल जो एनडीए के हैं बयान दे रहे हैं, और वो बयान एनडीए के पक्ष में जाता हुआ नहीं दिख रहा है। जीतन राम मांझी ने जो बयान दिया, उपेंद्र कुशवाहा ने जो कहा, उसके बाद गिरिराज सिंह का आज एक ट्वीट है, उसमें भी दर्द झलक रहा है। तो एक के बाद एक नेताओं का जो दर्द झलक रहा है, सहयोगी पार्टियों का, बड़े भाई की भूमिका में भारतीय जनता पार्टी है, उसके अपने नेताओं का जो दर्द झलक रहा है, वो एनडीए के लिए भी ठीक नहीं कहा जा सकता है। बिल्कुल सही कहा प्रदर्शी जी कि एनडीए के लिए वो ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी बार बार ये दावा दोनों तरफ से किया जा रहा है कि सिर्फ मीडिया कयासबाजी कर रहा है, आप और हम आकलन कर रहे हैं, ऐसा कुछ है नहीं। अरे भाई, बयान आप दे रहे हैं, दर्द आपका छलक रहा है, वहां इलाज कराने के लिए आप पहुंच रहे हैं और सवाल हम पूछ दें तो कहें कि नहीं आप लोग कयासबाजी कर रहे हैं। ये भी राजनीति का अपने आप में एक सुनहरा दृश्य है। आप सभी हमारे साथ बने रहे। इस बीच में एक बड़ी खबर आ रही है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का बड़ा बयान सामने आया है। बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि महागठबंधन में सिर्फ फुटअव्वल चल रही है, हमारे यहां सब कुछ ठीक है। दिलीप जायसवाल महागठबंधन की बीमारी पर टिप्पणी कर रहे हैं। उनका कहना है कि एनडीए में ऑल इज वेल है, यहां पर कोई समस्या नहीं है, यानी ताका झांकी और टीका टिप्पणी एक दूसरे के तौर पर ही है, इस गठबंधन की उस गठबंधन पर और उस गठबंधन की इस गठबंधन पर। सुनते हैं जरा क्या कह रहे हैं। महागठबंधन में सिर फुटअव्वल चल रहा है और महागठबंधन जो है एक दूसरे का इलाज दिल्ली में जाकर के करवा रहे हैं। मुकेश सहनी जी ने कहा कि अभी इलाज शुरू हुआ है महागठबंधन का, सभी डॉक्टर दिल्ली में मौजूद हैं उनके, और वो लोग अपना एक दूसरे से इलाज करवा रहे हैं। चलिए, हमारे साथ कुछ खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द आते हैं।
सप्तपुरियों में प्रथम मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की जन्मभूमि श्री अयोध्या धाम को रोशन कर रहा है समग्र प्रगति का प्रकाश। आस्था, श्रद्धा, विश्वास और समर्पण का यह सातत्य प्रकाश है राममय दीपोत्सव का, जिसने सदियों बाद लौटाया है सनातन का स्वाभिमान। यशस्वी प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से माननीय मुख्यमंत्री जी के यशस्वी नेतृत्व में दिव्य दीपोत्सव निरंतर गढ़ रहा है नए कीर्तिमान। अलौकिक, आध्यात्मिक और आधुनिक श्री अयोध्या धाम में आस्था के इस दीपोत्सव में आप भी समर्पित करिए एक दिया राम के नाम। अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा संचालित दिव्य अयोध्या ऐप और पोर्टल के माध्यम से राममय दीपोत्सव के साक्षी बनकर आप भी करिए गौरवशाली सांस्कृतिक विरासत का वंदन और नमन। दिव्य दीपोत्सव का आवाहन, एक दिया राम के नाम। आप कहते हैं कि चलिए ब्रेक से आगे बढ़ते हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। मेरे सहयोगी नीलकमल भी है। नीलकमल भी, आपने सुना जायसवाल साहब क्या कर रहे हैं कि ऑल इज वेल एनडीए में है, लेकिन दूसरे का दर्द उनको दिखाई दे रहा है। अब जो अपने यहाँ का दर्द है, जैसा प्रियदर्शी कह रहे थे कि हाँ, उनके अपने नेता, खुद पार्टी के नेताओं, घटक दल के नेता, उनकी नाराजगी या उनका दर्द जब खुलकर सामने आ लगा, तो क्या ऐसी कोई परिस्थिति बन रही है या बनती दिख रही है कि हाँ, ऐलान के साथ साथ जब सब कुछ क्लियर हो जाएगा तो कुछ उठापटक हो सकती है? इसकी संभावना है या नहीं है? चिराग पासवान जिस तरीके से एज ले गए सीट बंटवारे को लेकर, उसके बाद जो घटक दल है उनकी नाराजगी और कितना बढ़ सकती है? तोड़फोड़ की कोई गुंजाइश है? नहीं, देखिए, इस तरह की कोई ऐसी जानकारी नहीं है। और जब सारे मामले तय हो चुके हैं तो आज जो साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी वो इसलिए टली है चूंकि जेडीयू और बीजेपी के बीच में एक बैठक हुई थी। आज दोपहर बैठक हुई थी। संजय झा जो कार्यकारी अध्यक्ष है जेडीयू के, उनके पटना स्थित आवास पर बैठे थे। दिलीप जायसवाल जो प्रदेश अध्यक्ष है, सम्राट चौधरी थे, नितिन नवीन थे और भी कई नेता थे, वो लोग सब बैठे थे वहां पर। और बैठने के बाद कुछ सीटों की अदला बदली करनी है जी। जैसे जेडीयू के पास जो सीटें हैं वो बीजेपी लड़ना चाहती है और बीजेपी के पास जो सीटें हैं वो जेडीयू लड़ना चाहती है। तो ये अदला बदली जो है वो करना है। और इसके अलावा जो घटक दल है उसमें भी सीटों का कुछ आदान प्रदान करना है। तो इसी कारण से रुक गया था। और आज जो हमारी बातचीत हुई दिलीप जायसवाल से, तो उन्होंने कहा कि कल जो है शाम वो जो नामांकन की प्रक्रिया जो है और जो उम्मीदवार के नाम जो है और सीट शेयर कहाँ कौन कौन उम्मीदवार कौन से घटक दल का लड़ेगा, उसकी घोषणा, विधिवत घोषणा हो जाएगी। और बड़ी बात यह है कि 15 से 18 यानी 15, 16, 17, 18 ये 4 दिन जो है वो रखे गए हैं एनडीए के जो कैंडिडेट है उनके नॉमिनेशन के लिए। ये 4 भाग में बांटा जाएगा बिहार को। और इन 4 दिनों में दोनों फेज के जो नॉमिनेशन है वो एनडीए के जो उम्मीदवार है वो फाइल करेंगे। और इस नॉमिनेशन के समय में एनडीए के जो देश भर में जितने भी राज्य हैं उनके मुख्यमंत्री रहेंगे, वो भी मौजूद रहेंगे, केंद्र के बड़े नेता मौजूद रहेंगे। और जो नामांकन होगा उसके बाद एक बड़ी सभा का भी आयोजन किया जाएगा जिसे बड़े नेता संबोधित करेंगे। तो ये प्लानिंग कर ली गई है। इसके अलावा 16 तारीख को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पटना पहुंचेंगे और वो 3 दिवसीय बिहार दौरे पे रहेंगे। तो 16, 17, 18 3 दिवसीय प्रवास होगा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी का। तो ये बृहद पैमाने पर एक तैयारी की गई है नॉमिनेशन को लेकर के, सिर्फ कि एनडीए एकजुट है। एनडीए के जो उम्मीदवार हैं वो उनके साथ जो जा रहे हैं नॉमिनेशन करने के लिए, एनडीए के तमाम कार्यकर्ता उनके साथ रहेंगे। तो ये एक चीज है। और 15 तारीख को ही जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। उसमें सिर्फ भाजपा के कार्यकर्ता नहीं रहेंगे, उसमें एनडीए, तमाम जो एनडीए के घटक दल है उनके जो कार्यकर्ता है वो भी सम्मिलित होंगे। तो एक एक बूथ पर किस तरह से आपको मैनेजमेंट करना है, जो एनडीए के जो कार्यकर्ता है उसका मंत्र देंगे। क्योंकि बूथ जीता तो चुनाव जीता वाला सिद्धांत जो है
ये बिहार में प्रधानमंत्री इसका गुर सिखाएंगे कार्यकर्ताओं को, किस तरह से आपको बूथ को मैनेजमेंट करना है, बूथ का मैनेजमेंट करना है। और जो ठीक है, ये देखिए नीलकमल जो जानकारी दे रहे हैं, ये बीजेपी की राजनीति का हिस्सा। एक तरफ वो उस महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर भी लगातार मंथन कर रहे हैं। पटना से लेकर दिल्ली तक उन लोगों ने फैसला कर लिया, रणनीति बन चुकी है। अपने घटक दलों को उन्होंने मना लिया, कुछ लोगों का दर्द है उसको भी मनाने का वो दावा कर रहे हैं, लेकिन उसके पैरेलल वो किस तरीके से आम जनता के बीच में नई चीजें ले जाकर उनको अपनी तरफ आकर्षित करना है, उस वोटर को समझाना है, बूथ मैनेजमेंट को एक बार फिर से मजबूत करना है, इस रणनीति पर भी वो काम लगातार कर रहे हैं। जीवन जी, अब यहां पर सबसे बड़ी बात है कि जो भूमिका दोनों बड़े दलों की थी तो आप लोगों ने निभा ली, लेकिन चिराग को बहुत ज्यादा सीटें देने पर कुछ दर्द छलका। अब उसको बैलेंस करने में आप लोग किस तरीके से सक्षम है? जैसा प्रियदर्शी कह रहे थे कि बहुत सामान्य सा नहीं दिखता, लेकिन क्या आप मानकर बैठे हैं कि उससे बहुत बड़ा नुकसान भी नहीं होने वाला है? गठबंधन जो महागठबंधन है उसमें जिस तरीके की परिस्थितियां अब तक बनी है, क्या आप उसको साध कर और मानकर बैठे हैं कि हाँ वो आपस में ही एक दूसरे का इलाज कर रहे हैं, उसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है और वही उनके लिए सबसे बड़ी समस्या बनेगी? देखिए, ऐसा है कि महागठबंधन की जो स्थिति है वो सबके सामने है। वो उनकी स्थिति ऐसा है कि अभी तक वो सीट भी बांटने में असमर्थ हैं। उनके नेताओं ने खुलेआम कह दिया कि हमको किसी सीट बंटवारे से मतलब नहीं, हम अपना नामांकन जाए खुद करेंगे। उनकी स्थिति पूरे जनता के सामने है। उनके लोग बिना गठबंधन फाइनल किए हुए अपना सीट का नामांकन कर रहे हैं, लेकिन हमारे साथ ऐसी स्थिति नहीं है। हमारे साथ जितने भी गठबंधन के दल हैं वो सब लोग कृत संकल्पित है। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि हमारे यहाँ सीट का शेयरिंग भी हो चुका है, सीट डिसाइड भी हो चुका है, लेकिन वहां नामांकन के पहले की प्रक्रिया जो है, किस तरह से नामांकन किया जाए, क्या पॉलिसी तय किया जाए, तो ये एक बड़ा इशू होता है। और इसकी प्रक्रिया ताकि जनता में एक अच्छा संदेश है, चूंकि हम लोगों ने काफी अच्छा काम किया है और जब एनडीए ने काफी बेहतर काम किया है तो उसकी पॉलिसीज जो है जनता के बीच जानी चाहिए, वो नामांकन में दिखनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं इसका भी है। ये देखिए, कभी भी कोई भी गठबंधन तो पूरा देश में जब भी हुआ है तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी ऊंच नीच होती है, ऐसा ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ तो सब कुछ फाइनल हो चुका है और दूसरे के यहाँ जो लोग आरोप लगाने के लिए बेचैन है, उनके यहाँ तो कुछ भी फाइनल हुए बिना जो है अपने अपने नेता नामांकन करना शुरू कर दिए हैं, अपने अपने नेता उनके घोषणा शुरू कर दिए हैं, तारीख बताना शुरू कर दिए हैं बिना गठबंधन के। ये महागठबंधन में स्थिति जो है सबके सामने है, सिर्फ फुटबॉल जो है सबके सामने हो रहा है। लेकिन आप ये मान सकते हैं कि हमारे यहाँ इस तरह की स्थितियां नहीं है। हम लोग आपस में इतने बैलेंस्ड हैं, हम लोग इतने अनुशासित हैं, एक दूसरे पर इतना भरोसा कर रहे हैं कि हम लोग के यहाँ कोई इस तरह की दिक्कतें नहीं है। हाँ, हमने पहले ही बताया है कि कुछ राजनीतिक मतलब वहां पे हम लोग के पॉलिसीज हैं कि कैसे हम लोग नामांकन करें, किस तरह से हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद जो है किस तरह की पॉलिसीज के हिसाब से हमको आगे बढ़ना है चुनाव में। तो ये हम लोग लगातार चिंतन करते रहते हैं, पहले भी हम लोग का ये चिंतन का पार्ट रहा है। चिंता नहीं है हमारे यहाँ। अच्छी बात है, चिंता नहीं, अगर चिंतन है तो बढ़िया है, उसका कुछ ना कुछ परिणाम निकलेगा। निखिल, मैं आपके पास आऊं उसके पहले एक बड़ी खबर आ रही है। बिहार कांग्रेस के नेताओं से मिले हैं राहुल गांधी। इस वक्त की बड़ी खबर, सीट शेयरिंग को लेकर लगातार महागठबंधन में मुलाकात और बातचीत का दौर चल रहा है और सीट शेयरिंग को लेकर नेताओं के साथ उनकी बैठक हुई और बैठक के बाद उनकी मुलाकात भी हुई है। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम, उनका यह कहना है कि जल्द ही सीट शेयरिंग का ऐलान हो जाएगा। ये कह रहे हैं राजेश राम, जिन्होंने राहुल गांधी से मुलाकात की और महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, ये कहना है राजेश राम का। सब विषय पर हम लोग काफी पॉजिटिव संदेश है। हम लोग जो बिहार के गठबंधन के परिप्रेक्ष्य में हमारे इंडिया गठबंधन के तमाम पार्टनरों के परिप्रेक्ष्य में उनके विषयों पर हमने संवाद किया राहुल गांधी जी से और हम समझते हैं कि जो हमारी स्टैंड थी इंडिया गठबंधन के साथियों के साथ, वो स्टैंड हम लोगों ने क्लियरली रखी और उधर से भी हम लोग को मार्गदर्शन क्लियरली मिली कि क्लियरली लड़ी। वो सारी बातों पर हम लोग बता दिए हैं। बहरहाल तो सारी बातों पर मंथन हो चुका है। निखिल जी, जैसा राजेश राम कह रहे हैं, राहुल गांधी से मुलाकात भी होगी। उनका कहना है कि आखिरी बात फाइनल लगभग हो चुकी है, सब कुछ मंथन के दौर में आ चुका है, पर परिणाम क्या तय किया गया है वो घोषित होना बाकी है। उम्मीद करें कि जल्द ही सब कुछ इलाज के साथ उसका रिजल्ट क्या आया ये सबके सामने आ जाएगा। मैंने तो पहले ही कहा कि यहाँ पर कोई जो है सिर्फ फुटबॉल नहीं है, उधर अभी भी चल रहा है। किसी ने कौरव की सेना घोषित कर दी इन्हीं के गठबंधन ने। तो सवाल ये नहीं है कि घोषणा विलंब है, हम लोग देर आएंगे दुरुस्त आएंगे, उसके लिए कोई समस्या नहीं है।
समस्या ये है कि ये लोग भाजपा वाले जो है ना आवाम पर इस कदर एहसान करते हैं, आंखें छीन लेते हैं, चश्मेदान करते हैं। इनका ये सिलसिला बदस्तूर जारी है। ये लोग सिर्फ छल भय और जो है इसमें लगे हुए हैं। ये लोग छलचंद लोग हैं। इन लोग का मतलब जो है ना सारा चीज, आप सोचिए कि ये लोग अभी तक कह रहे थे कि भाई सारा चीज बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, फिर भी सारे जो उनके गठबंधन के लोग हैं, कुछ लोग तो खुश हैं, कुछ लोग तो दिख भी नहीं रहे हैं। अभी तक जदयू की तरफ से कोई स्टेटमेंट सही तरीके से नहीं, नीतीश जी अभी तक सामने भी नहीं आए हैं। तो कई चीजें हैं जो कि आपको भी समझ आती है, हमको भी समझ में आती हैं। तो चीजें जो है 1 से 2 दिन में सारी, आज या कल तक जो है चीजें सारी क्लियर हो जाएंगी, तो सब मीडिया के सामने होगा। रही बात कि हम लोग गांव गांव, डगर डगर, नगर नगर गए हैं, पांव पांव गए हैं, तो हमारा जो जनता के साथ कनेक्ट है वो काम आएगा। और बूथ मैनेजमेंट की जहां तक रही बात, तो बूथ मैनेजमेंट, ये लोग 24/7 चुनाव लड़ते हैं। हर जगह जो है कहीं नहीं जीत पाते हैं तो वहां से लूट भी लेते हैं, विधायक को लूट लेते हैं। तो इनका हिसाब किताब बिल्कुल अलग है। तो इनकी तैयारियां जो है ना, इनकी तैयारियां बहुत ढंग की होती है। उन तैयारियों में हम नहीं हैं, हम जनता के साथ हैं और जनता की आवाज बनकर हैं। जनता ही हमको जिताएगी और हम जीत रहे हैं। जीवन जी कुछ टिप्पणी करेंगे भाई? आवाज अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए जीवन जी। हम इतना ही कहना चाहें कि हमारे यहाँ ऑल इज वेल, हमारे यहाँ सब कुछ ठीक है। हम लोग सीट डिस्ट्रीब्यूशन कर चुके हैं, सब लोग संतुष्ट हैं। हमारे यहाँ सब नेता, हमने पहले भी कहा है कि हम ऐसा है कि कभी भी कुछ भी जो है किसी की सीमा नहीं होती है। सब कुछ हमेशा जो है मतलब डिसाइडेड है। उसके बाद भी जो है लोगों के मन में कुछ रहता ही है, चाहे बीजेपी हो, जदयू हो या हमारे गठबंधन की पार्टी हो, सब जगह कुछ न कुछ कमियां तो रही जाती है। लेकिन उसके बावजूद हम लोग कृत संकल्पित हैं। हमारे यहाँ जितने नेता हैं, जितने गठबंधन के नेता हैं, सब लोग भीतर से एकदम कृत संकल्पित है। हम लोग इस बात के लिए तैयार हैं कि नहीं, लेकिन कांग्रेस का ये कहना है कि उनके यहाँ भी सब कुछ सामान्य है। आपके ऊपर, आपके गठबंधन पर तो आरोप लगा रहे हैं, लेकिन अपने यहाँ सब सामान्य बता रहे हैं। आपको लग रहा है कि हाँ उनके यहाँ सब सामान्य है, सीटों को लेकर आखिरी फैसला कांग्रेस को ही लेना है, या पटना में जो फैसला लेने वाले थे वो दिल्ली आ गए हैं और इलाज करवाने वाले भी दिल्ली आ गए हैं, तो मिल बैठकर ही फैसला ले पाएंगे, या कोई ऐसा फॉर्मूला निकालेंगे कि कुछ दिखाया जाए कि सामान्य है? देखिए, उनके यहाँ स्थिति यह है कि अभी उनके यहाँ बेचैन है लोग कि पहले तय कर लें कि भाई कौन उनके यहाँ सीएम होगा। हमारे यहाँ ऐसा कोई बात है, हमारा नेतृत्व तो बहुत क्लियर है। हम लोग मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और हम लोग के यहाँ बहुत कुछ क्लियर है। हम लोग के यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है, सब लोग मिलकर पहले ही तय कर चुके हैं जो भी तय करना है। अब ये सारी चीजें पब्लिक के सामने तो नहीं किया था, लेकिन उनके यहाँ अभी देखिए सिर्फ फुटबॉल का दौर इस तरह से है कि लोग बिना गठबंधन फाइनल किए जाके उनके यहाँ नामांकन शुरू कर दिए हैं। हमारे यहाँ एक भी आपको नामांकन नहीं दिखेगा जो कि जाके लोग नामांकन कर रहे हैं। तो इससे आप स्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह की स्थिति है। तो अब इसके आगे हम क्या कहें? इसके आगे तो आप खुद समझदार हैं, जितने भी पब्लिक हैं वो सब समझदार हैं कि जब बिना गठबंधन फाइनल किए लोग नामांकन कर रहे हैं, नामांकन का डेट घोषणा कर रहे हैं, तो स्थिति किस तरह से उनके यहाँ चल रही है। ऐसी स्थिति नहीं है हमारे यहाँ। तो हम लोग निश्चित रूप से, आप पहले भी कहें कि हम लोग कोई सशंकित नहीं है और हम लोग के यहाँ पूरा टीम जो है तैयार है। हाँ, ये पॉलिसी जरूर है, कुछ पॉलिसी पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से हम लोग नामांकन करें ताकि आने वाले चुनाव में हम लोग अपने विपक्षी को मात दे सकें। और ठीक बात है वो डेवलपमेंट। राजू जी भाई, महागठबंधन वाले भी मानने को तैयार नहीं है, एनडीए गठबंधन वाले भी, उनका कहना है कि छोटा मोटा कुछ विवाद हो जाता है, बड़े परिवार में, बड़े घटक दलों में विवाद हो जाता है, लेकिन सामान्य सब कुछ आपके यहाँ है, ये आपका दावा है, क्योंकि आप एज में है सीट बंटवारे को लेकर और सीटों के ऐलान को लेकर। अब अगर कांग्रेस भी कह रही है सब कुछ सामान्य है, उनके नेता भी कह रहे हैं सब सामान्य है, उस सामान्य और असामान्य परिस्थिति में गठबंधन में कहीं आप लोग मान कर बैठे कि हाँ दोनों ही जगहों पर कुछ ऐसे उथल पुथल हो जाएगा जिसका फायदा चुनाव में आपको मिल जाएगा, या फिर आप अपनी रणनीति पर ही आगे बढ़ रहे हैं? राजीव जी, एक मिनट। हम अपनी रणनीति पर आगे बढ़ रहे हैं। रणनीति क्या है भाई? हमारे कैंडिडेट्स डिक्लेयर कर रहे हैं, हम जैसे जैसे फाइनल होता जा रहा है हम उनका इंतजार नहीं कर रहे हैं। वैसे भी हम लोग को गठबंधन के आपस के उनकी खींचतान में उनका किसको कितनी घी मिली और क्या हुआ उससे हमको क्या मतलब है? गठबंधन है ही उसी के लिए। आपके यहाँ मैं देख रहा हूँ एक कैप्शन चल रहा है कि करप्शन पर एक्शन, लालू जी की फैमिली
जब हम लोग करप्शन का मुद्दा उठाए थे एनडीए के लीडर्स पर, तो हमसे कहा जा रहा था कि आप आरजेडी पर क्यों नहीं उठा रहे। वो तो इतने आकंठ डूबे हुए करप्शन पे, और अब देखिए ये तो सिद्ध हो गया, उन पे कोर्ट ने कॉग्निजेंस भी ले लिया कि वो करप्ट है, पूरा वो एक परिवार की पार्टी है और वो पूरा का पूरा परिवार ही करप्शन में डूबा हुआ है। तो अब हो गया हमारा काम, इधर का तो हम लोग ने किया और उधर का तो कोर्ट ने कर दिया। अब क्या करना है मुझको, हम लोगों को बस अपनी बात बतानी है, जनता को अच्छे चरित्र के लोगों को कैंडिडेट बनाना है और बस चुनाव में जाना है। और हमको पूरा विश्वास है कि जनता से हमको मैंडेट मिलेगा, उनका आशीर्वाद मिलेगा, क्योंकि वो लोग भी देख रहे हैं, हर दिन देख रहे हैं कि ये क्या इन लोग का झगड़ा हो रहा है, कभी ये हमको ये दो, हमको वो दो। ये तो इलेक्शन के पहले ये हालत है, तो इलेक्शन के बाद क्या होगा। तो स्थिति बहुत खराब है। ये प्रजातंत्र के साथ मजाक हो रहा है, जनता के साथ मजाक हो रहा है। इसलिए हम अपने तरीके से अपना काम किए जा रहे हैं और हमारे कैंडिडेट्स ऑलरेडी प्रचार और अपने नॉमिनेशन वगैरह में। चले, मुझे लगता है कि शायद और धारदार तरीके से आप लोग जिस मुद्दे को उठा रहे थे उसमें कोर्ट के कुछ फैसले के बाद आपको और ज्यादा मजबूती मिल गई है। मैं समझ पा रहा हूं आपके वक्तव्य को, आपकी बात को, कि और भी ज्यादा मजबूती के साथ आप लोग चुनावी मैदान में जब होंगे और लोगों के बीच में होंगे तो कहेंगे कि हमने ये मुद्दा उठाया था सबसे पहले और सबसे ज्यादा हमने ही उठाया, और देखिए उस पर मुहर कोर्ट की भी लग रही है। प्रियदर्शी जी, अब यहां पर दो चीजें हैं, मैं अब उस मुद्दे पर भी आऊंगा जिसका जिक्र यहां पर कर दिया है राजीव जी ने, लेकिन उसके पहले जब महागठबंधन को लेकर यहां पर चर्चा हो रही है तो उन्होंने कहा कि हम बीमार गठबंधन का इलाज कराने आ रहे हैं। भाई किसी का कोई बीमार होता है, उसका इलाज होता है तो समझ में आता है, अगर इलाज हो उसका तो समझ में आए और दूसरे का हो तो उसी समझ में आए, लेकिन एक दूसरे का जब इलाज करने लगते हैं तो राजनीतिक भाषा में उसको क्या कहते हैं? मुझे एक पंक्ति याद आ रही है कि बहुत मशहूर है तेरा मेरा याराना, मगर जख्म पर मरहम लगाना हम दोनों को नहीं आता। महागठबंधन की यारी तो बहुत मशहूर है, दोस्ती अटूट बता रहे हैं, लेकिन जख्म पर मरहम जो बात हो रही थी मुकेश सहनी के हवाले से कि लोग अस्वस्थ हैं, तो लगता नहीं है कि जख्म पर मरहम इन लोगों को लगाने आ रहा है। गठबंधन कैसे की जाती है, एक तरीके से एनडीए ने एक पैमाना सेट किया, कम से कम वहीं से कुछ सीख ले लेते तो बेहतर होता। मैं ये नहीं मानता हूं कि एनडीए का बहुत स्टैंडर्ड लेवल पे चीजें एस्टैब्लिश हुई हैं, वहां भी खींचतान रही है और बहुत ज्यादा खींचतान रही है, उम्मीद से ज्यादा, और अभी भी रोज आए दिन नाराजगी। मेरे ये शब्द नहीं है, एनडीए के नेताओं के जो शब्द हैं वो नाराजगी दर्शा रहे हैं। फिर भी मोल जोल जो होता है गठबंधन के भीतर, उससे एनडीए से ही महागठबंधन को एक सीख ले लेनी चाहिए थी कि समय रहते किस तरीके से चीजों को की जाती है। और मुझे लगता है कि महागठबंधन के भीतर जो सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है उसके पीछे एक और वजह है, वो है अदालत का। लालू परिवार पूरी तरीके से जो अदालती मामले में फंसा हुआ था, अदालत की सुनवाई होनी थी, उसकी वजह से भी ये गठबंधन महागठबंधन में सीट बंटवारों में देरी हो रही थी। और मुझे एक चीज बेहद दिलचस्प लगता है कि तेज प्रताप यादव ने अभी कुछ देर पहले, हालांकि ये बात उतनी बड़ी लगेगी नहीं, लेकिन तेज प्रताप यादव ने 21 सीटों पर, जहां तक मुझे जानकारी अभी कुछ व्हाट्सएप आया था, 21 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, जिसमें कई यादव जाति से। ये तेजस्वी यादव के लिए खतरे की घंटी है। भाई भाई टकराएंगे और ये टकराना आम नहीं होगा, बेहद खास हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में महागठबंधन के भीतर सीटों का बंटवारा नहीं होना चिंतनीय है। ये लोग कुछ भी कहें, कांग्रेस अड़ी हुई है। कांग्रेस नहीं चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा आरजेडी सीटें लड़े, और वो उतनी सीटें चाहती हैं कांग्रेस, और वो सीटें चाहती हैं जो जिताऊ सीटें चाहती हैं कि अगर महागठबंधन सरकार बनने की स्थिति में रहे तो कांग्रेस की हैसियत वैसी हो कि खेल को बना सके और खेल को बिगाड़ सके। बिल्कुल जी, बहुत अच्छा आकलन आपने किया। अब सबसे बड़ी बात यह है कि एक तरफ गठबंधन में सीटों को लेकर जो मंथन चल रहा है या फिर चुनौती है, उस पर तो आपको उबारना है उससे, लेकिन सबसे अहम यह हो जाता है कि जहां एक परिवार में संकट है और उसी परिवार में जब भाई भाई आमने सामने आ गए और जो आपने खबर दी कि तेज प्रताप ने ऐलान कर दिया, तो वहां पर मुश्किल कम से कम आरजेडी के लिए और बढ़ सकती है। इस बीच में बड़ी खबर यही आ रही है, इसको हम जानकारी देते अपने दर्शकों को कि महुआ से चुनाव लड़ेंगे तेज प्रताप यादव। लिस्ट आ चुकी है 21 उम्मीदवारों की, जिसका जिक्र अभी प्रियदर्शी कर रहे थे। 21 उम्मीदवारों की
पहली लिस्ट जारी कर दी है तेज प्रताप की पार्टी ने और अब खुद महुआ से वो मैदान में होंगे। जनशक्ति जनता दल ने अपनी लिस्ट जारी की है। महुआ से चुनावी मैदान में ताल ठोकेंगे तेज प्रताप यादव और ज्यादातर यादव बिरादरी के उनके कैंडिडेट हैं। अलग अलग जगहों से अपने जो कैंडिडेट उन्होंने उतारे हैं वो यादव समाज से आते हैं और ये अपने आप एक रणनीतिक तौर पर उन्होंने भी आकलन करने के बाद भी ऐलान किया है। तो ये चुनौती आरजेडी के लिए, महागठबंधन के लिए नहीं लेकिन आरजेडी के लिए ज्यादा बढ़ जाती है, मुश्किल बढ़ जाती है। बिहार विधानसभा से जुड़ी हुई ये सबसे अहम और बड़ी खबर है। बहुत जल्दी से नीलकमल, इस पर अपडेट मैं आपसे ही चाहूंगा। 21 लोगों की नई सूची और उसके साथ साथ यहां पर तेज प्रताप की जो रणनीति है वो रणनीति क्या कहती है। आरजेडी परिवार और महागठबंधन के लिए मुद्दों के आधार पर अगर हम कोई चर्चा करें तो अब आखिरी में वही बचता है कि क्या अपने आप में घिर गया पूरा परिवार, आरजेडी दल, घर के अंदर भी और गठबंधन में भी। पटना में आज कितनी सरगर्मी है इसको लेकर? बिल्कुल, देखिए पटना में सरगर्मी तो है ही है। जो अटकलें लगाई जा रही हैं कि महागठबंधन का सीटों का बंटवारा कब होगा। तेजस्वी यादव देर शाम पहुंचेंगे पटना और जहां तक अभी बात बता रहे थे तेज प्रताप यादव, क्योंकि महुआ के चुनाव के 3 दिन पहले उन्होंने खुद ही अनाउंस किया था कि मैं महुआ से चुनाव लड़ूंगा। ये बात इसलिए इम्पोर्टेंट है आरजेडी के लिए कि अगर तेज प्रताप यादव महुआ से चुनाव लड़ते हैं तो ये प्रतिष्ठित सीट है आरजेडी के लिए। आरजेडी का गढ़ है वो। आरजेडी के गढ़ में अगर तेज प्रताप यादव, मुकेश रोशन जो वहां पे कैंडिडेट हुआ करते थे, इस बार भी मुकेश रोशन ही आरजेडी से संभवतः वहां से चुनाव लड़ेंगे, तो उम्मीदवार भी नहीं बदल सकते हैं। तेजस्वी यादव इस तरह से गिर गया है क्योंकि अगर उम्मीदवार बदलते हैं तो यह समझा जाएगा कि तेज प्रताप यादव से तेजस्वी यादव उनके डर गए हैं, इसलिए उम्मीदवार को बदलकर ज्यादा नामचीन उम्मीदवार को वहां खड़ा कर रहे हैं। तो ये एक पेच फंस गया। राघोपुर में भी फंसे हुए हैं वो। राघोपुर में खुद प्रशांत किशोर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। लेकिन इतना तय है कि जो तेज प्रताप यादव ने जनशक्ति जनता दल बनाया है उसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। कुछ कुछ जगह पर इम्पैक्ट पड़ेगा क्योंकि लालू प्रसाद यादव और राष्ट्रीय जनता दल का जो वोट बैंक है वो इंटैक्ट है। अभी तेजस्वी यादव को जो वोट मिल रहा है वो लालू प्रसाद यादव की वजह से ही मिल रहा है। लालू प्रसाद यादव नहीं रहते तो तेजस्वी यादव को ये एमवाई समीकरण का वोट नहीं मिलता, ये भी तय माना जा रहा है। तो ये जितने भी समीकरण बने हुए हैं उसका फायदा अभी मिल रहा है तो लालू प्रसाद यादव के कारण तेजस्वी यादव को मिल रहा है। इसलिए तेज प्रताप अगर खड़े भी हो रहे हैं तो कुछ हो सकता है कि 5-7-10 हजार वोट काट ले, लेकिन और ज्यादा इंटैक्ट हो जाएगा उनका वोट बैंक जो है आरजेडी का वहां से। ये समझ में आता है, देखने को मिलता है। अब 21 सीटों पर उन्होंने अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है। देखिए उनका क्या प्रभाव पड़ता है, लेकिन बहुत ज्यादा ऐसा नहीं लगता। बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन चुनौती तो है। ऐसा नहीं है कि उसे आप सिरे से खारिज कर देंगे, जैसा आप भी कह रहे हैं नीलकमल। वही बात चुनौती है। एक समाज में जो समाज है उनका, उस समाज में एक गलत संदेश भी जाएगा कि परिवार ही जब एकजुट नहीं है तो हमें एकजुट क्या रखेंगे। ये संदेश जो अगर चला गया अंदर खाने में उनके समाज में, जब यादव जाति गोल बंद हो जाएंगे और उस समाज में अगर ये बात अगर घुसपैठ कर गई कि जब परिवार को ही एकजुट नहीं रख पाए तो हम लोगों को क्या रखेंगे, तब जाकर के आरजेडी को बहुत बड़ा सेटबैक हो सकता है इस चुनाव। ठीक बात है। निखिल जी, जल्दी से एक टिप्पणी आपकी। भाई, जो प्रियदर्शी कह रहे थे कि कांग्रेस बहुत वेट एंड वॉच की स्थिति में थी, इसीलिए आपने दिल्ली आने तक पे मजबूर कर दिया एक परिवार को जो कि घिरा हुआ है किसी मामले में, और वहां पर उन पर आरोप तय हो जाते हैं और उसी मजबूरी का फायदा उठाकर, जैसा वो आकलन कर रहे थे कि शायद पार्टी आपकी ये तय कराने में लगी हुई है कि हमारी भूमिका बड़ी होगी, क्योंकि अब परिवार के अंदर भी आप घिर गए हैं और महागठबंधन में भी घिर गए। कांग्रेस मौके का फायदा उठा रहे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हम लोग कोई भाजपा थोड़ी है कि दूसरे दल के लोगों को हम लूट के ले आएंगे। हम लोग किसी भी गठबंधन के अपने साथियों के साथ जो है कभी भी कोई दुराचार नहीं करते हैं। ये हमेशा से देखा गया है। उसका हमें कई बार नुकसान भी हुआ है, लेकिन हम लोग कभी भी इस ढंग मंशा नहीं रखते हैं। और गठबंधन में जिन साथियों के साथ है उनके साथ हम बहुत ही प्रगाढ़ता से हैं। चीजें राजनीतिक ज्यादा हैं इसमें, तो
तो समय आने पर थोड़ा इंतजार कर लीजिए और चीजें आपको सामने होंगी। नहीं, इंतजार करने के लिए हम भी तैयार हैं और इंतजार करने के बाद जो परिणाम आएगा उस पर चर्चा भी आपके साथ करेंगे। लेकिन राजनीति में जो आप कह रहे हैं कि नहीं बीजेपी या बाकी दलों को ही आप टारगेट कर रहे हैं कि उनका इतिहास ऐसा रहा है, तो कांग्रेस का इतिहास भी ऐसा रहा नहीं है। ट्रैक वो परंपरा अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा आप ही पर उसका दाग लगता है। वो अलग बात है कि आप कह रहे हैं कि हम कोई मजबूरी का फायदा ना तो उठा रहे हैं और ना रणनीति का हिस्सा है। लेकिन जीवन जी भाई, आरजेडी परिवार को आप देखिए, वहां पर आपके जो ऊपर सीधा आरोप लग गया। देखिए स्थिति ऐसा है कि अब देखिए तेजस्वी जी अब सरेंडर कर चुके हैं अपने महागठबंधन में। पहले उनको लगता था कि यहाँ पर जो है बंटवारा हम अपने सीटों का करेंगे, लेकिन मुझे जो दिखाई पड़ा कि तेजस्वी जी कंप्लीटली सरेंडर कर चुके हैं। उनको पता चल गया कि हम यहाँ पर लड़ाई में है नहीं, और लड़ाई में यदि आना है तो हमको कंप्लीटली सरेंडर करना पड़ेगा। तो सरेंडर करने पर आप लोगों ने मजबूर कर दिया। उनका कहना है कि धमकी दी गई थी उनको 1 महीने पहले कि आपको लड़ने लायक छोड़ेंगे नहीं। नहीं, देखिए बात ऐसा नहीं, यहाँ पर कई तरह के फैक्टर्स काम करें। बिहार में सबसे बड़ा फैक्टर डेवलपमेंट का काम कर रहा है, और ये डेवलपमेंट के फैक्टर के सामने उनका कोई फैक्टर काम नहीं कर रहा है। अभी जो नई पार्टी यहाँ पे चुनाव लड़ने का जो है, अभी लड़ाई देखिए हमारे यहाँ सीधी टक्कर में होगी। लड़ाई जो है महागठबंधन और एनडीए में होगी। तीसरे बीच में कोई रहेंगे नहीं लड़ाई में। ये जनता जो है देख चुकी है, जनता मान चुकी है। अब और इस मामले में उनको लगता था महागठबंधन को कि हम और उसमें खासकर जो है आरजेडी के जो सुप्रीमो तेजस्वी जी आज के डेट में है, क्योंकि दिक्कत क्या है, आज भी उनके यहाँ लालू मॉडल चलता है। तेजस्वी जी को लगा था कि हम जो है अपना मॉडल चलाएंगे, लेकिन वो चला नहीं पाए। उनके यहाँ जितने पुराने नेता हैं वही आज सिस्टम को ऑपरेट कर रहे हैं। नए नेताओं का कोई सिस्टम में कोई जगह नहीं है, तो सिस्टम मिला जुला के पुराना ही चल रहा है। और आज की स्थिति ऐसा है कि हम लोग अपना जो है गठबंधन में सब कुछ तय कर चुके हैं और पब्लिक के सामने पब्लिश कर चुके हैं कि हम क्या चाहते हैं और किस तरह चाहते हैं। लेकिन उनके यहाँ पब्लिश नहीं हो रहा है, क्योंकि उनको लगता था कि हम जो है बड़े दल हैं और हम अपने हिसाब चलाएंगे। लेकिन वो और वहां पर है क्या भाई कि वहां पर जो है उनके दल के जो बड़े नेता हैं, उनके गठबंधन में जो बड़े नेता हैं, उनके अलावे वो चाहते हैं कि सिस्टम को हम अपने हिसाब से चलाएं, ताकि आने वाले ठीक बात है भाई, सिस्टम की बात है, सभी चाहते हैं अपने अपने हिसाब से चलाना। ऐसा थोड़ा नहीं कि वही चाहते हैं। जीवन बाबू ऐसा नहीं है, आपके यहाँ पर भी बहुत सारे नेता हैं सिस्टम अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। चल पाता नहीं चल पाता है वो अलग बात है। लेकिन राजीव जी, एक सिस्टम तो आपने सेट कर दिया कि आपको लगता है कि भ्रष्टाचार का मुद्दा इतना बड़ा आप बना देंगे, क्योंकि अभी तक जो आप लोग मुद्दे के तौर पर उठा रहे थे वो कोर्ट से मुहर के तौर पर आप लोगों के सामने आ गई है, और आरजेडी के लिए महागठबंधन के लिए चुनौती बन जाएगी। राजीव जी, बिहार में डेवलपमेंट एक सबसे बड़ा मुद्दा। नहीं, डेवलपमेंट तो हर जगह मुद्दा होता है, बाद में वो गायब हो जाता है ना सर। विकास से बड़ा मुद्दा कोई होता नहीं, और विकास फिर पागल हो जाता है। ऐसा भी आपने देखा था बहुत सारे चुनाव में, ऐसा हमने सुना है। ठीक है, जीवन जी हो गया। राजू जी काउंटर जल्दी से। भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा बना देंगे आप, और उसमें उस पार्टी को घेर लेंगे जो कि प्रमुख विपक्षी दल है और कह रहा है कि सरकार अब हमारी ही होगी। देखिए, ये तो सर्वविदित है, इतना ज्यादा भ्रष्टाचार है इस प्रदेश में। दोनों उनके तो जो एनडीए के कई सारे लीडर्स पे हम लोगों ने जो सबूत पेश किए वो तो सबके सामने था, और राष्ट्रीय जनता दल को कौन नहीं जानता है। उनके भ्रष्टाचार की स्टोरी तो आज से नहीं 30 साल पहले से चल रही है। उनके तो सुप्रीम लीडर ही आरोपित है, सजा याफ्ता है, और अब ये नया एक और मामला उनकी तरफ खुल गया। ये लोग नौकरी देने का प्रॉमिस करते हैं, नौकरी की जगह पे तो जमीन ले रहे थे, उसी का तो मामला है ये। अब इसमें हम लोगों को कितना भी बोले कम है। कि हम तो सरकार में अगर रहते तो शायद कोई बहुत बड़ा एक्शन ले सकते थे। अब तेजस्वी जी क्यों नहीं भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं? इस आज की कोई बोल रहा है बीच में, बोलिए राजू जी, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, तेजस्वी जी क्यों नहीं फिर? ठीक है, चलिए मैं राजू जी समझ गया। आप कह रहे हैं कि जो प्रमुख नेता है विपक्षी दल के, वो अगर आरोप लगाते तो ज्यादा सही लगता है, लेकिन आप लोग एक नई पार्टी के बाद भी आरोप लगातार लगा रहे हैं, उन पर भी और जो सत्ता में है उन पर भी। प्रियदर्शी जी, बहुत जल्दी से फाइनल कमेंट बिल्कुल शार्प आपका। इस बार चौंकाने वाला कुछ महागठबंधन में आपको दिख रहा है क्या? मौके और मजबूरी का फायदा कांग्रेस उठाती दिख रही है क्या, और भ्रष्टाचार का मुद्दा गले की फांस बन रहा है? मुझसे पूछ रहे हैं क्या प्रियदर्शी जी? हाँ, मुझे लगता है कि बिल्कुल। देखिए, महागठबंधन के भीतर 2 पार्टियां ऐसी हैं जो मौके का पूरा फायदा उठाना चाहती हैं, एक कांग्रेस और एक वीआईपी। ये 2 पार्टियां, मुकेश सहनी भी हार्ड बार्गेनर है, किसी से छुपी हुई बात ये नहीं है। तो वहां पर इन दोनों पार्टियां आज की तारीख में स्थिति का, मौके का फायदा उठाने की कोशिश में है। माले अलग थलग पड़ चुकी है, भाजपा माले बिल्कुल अलग थलग पड़ चुकी है, और वो अलग थलग किस कदर पड़ चुकी है वो दिख रहा है कि उनको वे बेचैनी में सीट की घोषणा कर रहे हैं, लगातार सीटों की घोषणा कर रहे हैं। ठीक है प्रियदर्शी जी, रोक रहा हूं, समय की थोड़ी पाबंदी है। बहुत शुक्रिया प्रियदर्शी जी आपका, जीवन जी आपका, निखिल जी आपका, राजू भाई आपका, और नीलकमल आपका भी। तो मेरे सहयोगी नीलकमल ने भी अहम जानकारी दी, और इस बीच में तेज प्रताप ने
अपने पार्टी से कुछ कैंडिडेट मैदान में उतारकर मामला और दिलचस्प कर दिया है। लेकिन महागठबंधन और गठबंधन दोनों जगहों पर क्या आखिरी फैसला होगा, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा।